मॉर्निंग टू ऑल। बेसिक इंग्लिश ग्रामर में जैसे कि हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पर डिस्कस कर रहे थे और प्रीवियस क्लास में जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एक सेंटेंस होता है वो कई शब्दों से मिलके बना होता है और वो जो शब्द होते हैं वो अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। इन्हीं शब्दों को हम जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं और इन्हीं की स्टडी वन बाय वन हम जो है यहाँ पर देख रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से कि हमने अभी तक जो सब्जेक्ट है यानी कि कर्ता हम उस पर डिस्कस कर चुके हैं। सब्जेक्ट जिसके द्वारा सेंटेंस के भीतर सेंटेंस में किसी कार्य के होने का पता चलता है कि इस कार्य को करने वाला ये है, या फिर जिसकी वाक्य में सेंटेंस में कोई चर्चा कर दी जा रही है उसे हम सब्जेक्ट या कर्ता कहते हैं। साथ ही साथ हमने यह भी देखा कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है सेंटेंस के भीतर, ये जो आपका कर्ता है ये जो है नाउन यानी कि संज्ञा या फिर प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम, दोनों में से कोई न कोई एक हो सकता है। नाउन और प्रोनाउन पर भी हम जो है बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक जो है पुरानी क्लास की जो वीडियोस है वो नहीं देखी है, वो डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक से जो है पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं, जिससे कि आगे आने वाली जो ये क्लासेस है, ये जो वीडियोस है, इनको समझने में आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप उन क्लासेस का लगातार रिवीजन करते रहिए, नोट्स आप प्रॉपर व्यवस्थित करते रहिए। और जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि संज्ञा और सर्वनाम, नाउन और प्रोनाउन की हमने प्रॉपर बहुत अच्छे ढंग से डेफिनेशन और एग्जाम्पल इन सब कर हम जो है चर्चा कर चुके हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के इसी क्रम में आज हम जो है वर्ब यानी कि क्रिया पर डिस्कस करेंगे। वर्ब यानी कि क्रिया, और क्रिया का मतलब होता है कोई ना कोई काम। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम जो कुछ भी हम जो मनुष्य है, हम एक क्षण भी बिना किसी काम किए नहीं रह सकते। यानी कि हमारे द्वारा हर समय हर टाइम कुछ न कुछ कार्य कर दिया जाता है। अगर हम बात कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं जो पे एक काम कर रहे हैं, जो बात करने का। यहाँ पर अगर हम बैठे हैं तो हम यहाँ पे सुन रहे हैं, हम यहाँ पे बोल भी रहे हैं, हम यहाँ पे लिख भी रहे हैं, तो हमको जो है सोच भी रहे हैं, हम जो है देख भी रहे हैं। इतने सारे कार्य हम यहाँ पर कर रहे हैं। और तो और अगर कभी हम जो है सो रहे हैं तो सोते समय भी हम एक कार्य कर रहे हैं जो है सोने का। सोते समय एक और कार्य हम कर रहे हैं, वो है आपका सांस लेने का। और कभी कभी ये भी हो सकता है कि सोते समय एक और कार्य हो रहा है, वो है आपका क्या, ड्रीमिंग का, यानी कि सपने देखना। तो बहुत सारे कार्य हैं जो कि हम करते रहते हैं, हम बिना कार्य के नहीं रह सकते हैं। तो अब इसी चीज पे हम बिल्कुल बहुत अच्छे से जो है डिस्कस कर रहे हैं कि जो क्रिया है, जो वर्ब है, ये हमारे सेंटेंस के भीतर किस तरह से अपना रोल, अपनी भूमिका निभाती है। सबसे पहले हम वर्ब की डेफिनेशन को देखते हैं। डेफिनेशन में लिखा है, देखो, अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस एक्शन or which says something about a subject is called a verb. A word, एक ऐसा शब्द, which expresses, जो व्यक्त करता है, जो बताता है, एक्शन यानी किसी भी काम को, किसी भी कार्य को जो व्यक्त करता है, ये बताता है। और अथवा हो सकता है जैसे which says something, जो कुछ कहता है, जो कुछ कहता है अबाउट अ सब्जेक्ट यानी कर्ता के बारे में, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं, यानी क्रिया कहते हैं। लिखा है ऐसा शब्द जो किसी कार्य या काम को व्यक्त करता है, अथवा जो वाक्य में कर्ता के बारे में, कर्ता के विषय में कुछ कहता है। क्या कहता है वो? ये चीज बताता है कि ये कर्ता क्या काम कर रहा है, ये क्या काम करने जा रहा है, ये क्या काम करेगा, ये किस काम करने की बात को कह रहा है। ऐसी चीजों को जो बताता है, जो व्यक्त करता है, उसे हम क्रिया कहते हैं, उसे हम वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देखो, रीड यानी कि पढ़ना, या फिर आपका गो यानी कि जाना, या फिर मेक यानी कि बनाना, स्लीप यानी कि सोना, राइट यानी कि लिखना, सी यानी कि देखना। बहुत सारी क्रियाएं, बहुत सारी वर्ब्स हैं। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि इंग्लिश भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसमें केवल और केवल 100 या 200 या 500 ही क्रियाएं। नहीं,
कि बहुत सारी क्रियाएं, कई बार तो देखते ही देखते कोई शब्द नाउन के तौर से भी इस्तेमाल हो रहा है और वहीं वो जो है क्रिया के तौर से भी इस्तेमाल हो रहा है। तो ये धीरे धीरे हम आगे समझेंगे, आगे की आने वाली जो क्लासेस हमारी, कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के बात आ रही है कि जिनको जिनको देखने से हमको पता चल रहा है कि इन शब्दों का मतलब किसी कार्य से है, किसी काम से है, वो हमारे क्या हो जाते हैं, क्रियाएं, वो हमारी वर्ब्स हो जाती है। विज्ञान के अनुसार भी अगर आपने देखा कि क्रिया या काम हम किसको कहते हैं, जिसको करने में ताकत लगती है, जिसको करने में कुछ ना कुछ फोर्स, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर हम कह रहे हैं पढ़ना, तो हम पढ़ना जो कार्य तभी कर सकते हैं जब हमारे शरीर में एनर्जी होगी। बोलना, हम तभी इतना कुछ बोल सकते हैं जब हमारे शरीर में एनर्जी होगी। तो इन चीजों को भी हम इससे भी हम समझ सकते हैं कि ये सारी के सारे दीज ऑल आर क्या है, ये वर्ब्स, यानी कि ये सब क्रियाएं हैं। तो ये हमने इसके डेफिनेशन को देखा। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे जो है एक छोटे टिप्स के तौर से देना चाहता हूं कि ये जो हमारी क्रियाएं होती हैं, जब आप इनका हिंदी में कहीं पर लिखा हुआ देखेंगे, जैसे हमने लिखा पढ़ना, या फिर हमने लिखा जाना, या फिर हमने लिखा आना, या बनाना, या फिर सोना, या फिर बोलना, या फिर देखना, सपने देखना, हंसना, या फिर हंसाना, कुछ खरीदना या बेचना, ऐसे ये जितने शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं या बोल रहा हूं यहां पर, ये सारे के सारे अपने आप में वर्ब्स हैं, यानी कि क्रियाएं हैं। और इनकी जब मैं हिंदी कह रहा हूं तो आप देखेंगे कि हिंदी में इन शब्दों के लास्ट अंत में आपको ना शब्द जरूर दिखता है। ना जरूर आपको एक लेटर यहां पे आपको दिख रहा होगा हर किसी क्रिया के आगे। आप किसी भी क्रिया को देखो, नकल करना, कहीं ना कहीं अंत में जो है कुछ करने की बात अगर हम कर रहे हैं, करना, यानी कि ना शब्द आ रहा है, ना जो है अंत में आपको दिखाई दे रहा है। या फिर अगर हम कुछ वैसी चीजें बात करें जैसे कि कुछ नया व्यापार शुरू करना, या फिर वर्षा होना, या फिर खेतों में काम करना, या फिर खेती करना, या फिर कोई चीज बेचना, इन सारे शब्दों में अगर आप देखेंगे अंत में आपको ना जरूर दिखता है। तो इससे भी आप बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि ये सारे शब्द क्या हैं, क्रियाएं हैं, कहीं ना कहीं इनका मतलब किसी काम से है, किसी एक्शन से है, राइट। आगे हम बात करते हैं, देयर आर 3 फॉर्म्स, यानी कि जो हमारी क्रिया है उसके 3 फॉर्म, 3 रूप होते हैं। देयर आर 3 फॉर्म्स, वर्ब फर्स्ट, वर्ब सेकंड, वर्ब थर्ड, या फिर फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऑफ अ वर्ब, यानी कि किसी एक क्रिया के 3 रूप होते हैं। जितनी भी क्रियाएं हमें देख रहे हैं इंग्लिश ग्रामर में, हर किसी क्रिया की 3 रूप, 3 फॉर्म हमको देखने को मिलती है। लेकिन आगे देखो, परंतु समटाइम्स वर्ब 4 यानी कि फोर्थ फॉर्म, एंड जिसको कि हम आईएनजी फॉर्म कह रहे हैं, एंड वर्ब फिफ्थ यानी कि जो 5वीं जो क्रिया है, एस और ईएस फॉर्म आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन इट। यानी कि इसका जो ये जो लाइन मैंने यहाँ पे लिखी है, और इसको मेरा जो है बताने का मकसद भी यही है कि सामान्यतः जो हमारे इंग्लिश ग्रामर है उसमें आपको जो भी क्रिया देखने को मिलेगी उसके 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। लेकिन कई बार आपको बहुत सारी बुक्स में, बहुत जगह पर यह भी सुनने को मिलेगा कि ये वर्ब की 4थी फॉर्म है, ये वर्ब की 5वीं फॉर्म है। तो ऐसी स्थिति में आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। ये नहीं कि यहां पर तो हमने जो है 3 फॉर्म बताई है, 4थी और 5वीं कौन सी फॉर्म आ गई है, बिल्कुल नहीं। कई बार 4थी और 5वीं जो फॉर्म आपको देखने को मिल रही है, ये जो रूप देखने को मिल रहा है क्रिया का, इसको जो 4th जो हम क्रिया का रूप कर रहे हैं, ये आपका क्या है, आईएनजी फॉर्म। यानी कि जब किसी क्रिया पर आईएनजी लग जाता है तो वो एक और रूप बन जाता है, और ऐसे ही जब किसी क्रिया पर एस और ईएस लग जाता है तो वो क्या है, 5वीं फॉर्म हो जाती है, सॉरी वो 4थी फॉर्म और ये 5वीं फॉर्म हो जाती है। लेकिन अभी जो है मैं यही कहूंगा कि आप ये जो 4th फॉर्म एंड 5th फॉर्म की हम बात कर रहे हैं, इसको आप अलग रखें, क्योंकि ये क्रिया का कोई अलग रूप ना करके आप 3 फॉर्म को अगर आपने याद कर दिया है, बहुत अच्छे से समझ लिया है, तो ये 4थी और 5वीं फॉर्म जो है इसको इस्तेमाल करते समय आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जो वर्ब की ये आईएनजी फॉर्म है, 4th फॉर्म जिसको हम बोल रहे हैं, ये क्रिया की जो फर्स्ट फॉर्म होती है इसी पर आईएनजी लगा करके बना दिया जाता है। अगली बात, क्रिया की ये जो हम 5th फॉर्म बोल रहे हैं, 5वीं, इसमें जो एस और एस दिख रहा है, तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसी में जब कभी हम एस या ईएस का प्रयोग कर देते हैं तो वो 5वीं फॉर्म बन जाता है। तो कुल मिलाकर के 4th फॉर्म और 5th फॉर्म
इन दोनों को बनाने में कोई भी परेशानी नहीं आती है अगर हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पता है तो इसलिए आप फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इन तीनों को आप बहुत अच्छे से समझिए, इन तीनों को बहुत अच्छे से आप याद कीजिए और इससे आपको ग्रामर में जहां जहां इनका इस्तेमाल करना होगा आपको दिक्कत नहीं आएगी और आप सही से सही जगह पर इनका इस्तेमाल करेंगे सही फॉर्म का। राइट, तो ये था कि किसी भी क्रिया की 3 फॉर्म होती हैं, लेकिन कई बार आपको चौथी और पांचवी फॉर्म भी क्रिया की देखी जा सकती है और मैंने आपको बताया कि चौथी फॉर्म आईएनजी फॉर्म और पांचवी जो फॉर्म है वो एस और ईएस वाली फॉर्म होती है। अब बात करते हैं कि ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म आई है, इनका इस्तेमाल कहां कहां होगा ये आगे ग्रामर हमको बताएगी। ये आगे जो नियम धीरे धीरे जब हम पढ़ेंगे, टेंसेस पे जाएंगे, वहां स्पष्ट बोला जाएगा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, क्रिया के सेकंड फॉर्म लगाइए, क्रिया के थर्ड फॉर्म लगाइए, तो वहां पर तब हम इनको इस्तेमाल करेंगे। तो अभी सिर्फ हम देख रहे हैं कि वर्ब क्या होती है, वर्ब क्या चीज है और जो वर्ब हमारी होती है उसके ये जो रूप, ये जो फॉर्म हमको दिख रहे हैं, हमने इस चीज को भी समझ लिया। अगला एक और टॉपिक और जो पॉइंट मैंने यहाँ पे जो डिस्कस करने के लिए वो लिखा है उसमें है आपका काइंड्स ऑफ वर्ब, यानी कि क्रिया के कितने रूप होते हैं। तो ये जो भी क्रियाएं आप देख रहे हैं उन क्रियाओं को 2 भागों में बांटा गया है, यानी कि जितनी भी वर्ब्स होती हैं उन वर्ब्स को 2 कैटेगरी में, 2 टाइप्स में बांटा गया है। एक को हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है उसकी हिंदी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही आसान है इसको समझना। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है हिंदी में सकर्मक क्रिया। इसको ऐसा समझिए, स मतलब सहित, कर्म ऐसी क्रियाएं जिनके साथ कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट जरूर आता है। इसी शब्द से आप समझ जाएंगे कि ये ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते। बहुत ही आसान है समझना। क्या बोला मैंने? सकर्मक का मतलब स मतलब सहित और कर्म का मतलब ऑब्जेक्ट, यानी कि जिन क्रियाओं में ऑब्जेक्ट जरूर आता है। बिना ऑब्जेक्ट के ऐसी क्रियाओं का इस्तेमाल करना संभव ही नहीं है या होता ही नहीं है या फिर अशुद्ध है। तो ऐसी जगहों पर ऐसी वो जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। देखते हैं डेफिनेशन। अ वर्ब विच रिक्वायर्स, अ वर्ब एक ऐसी क्रिया जिसको की आवश्यकता, रिक्वायर्स यानी जिसको जरूरत होती है किस चीज की? एन ऑब्जेक्ट, एक कर्म की, कहीं ना कहीं एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। आफ्टर इट, इस क्रिया के बाद, किस चीज के लिए? टू कंप्लीट इट्स सेंस, इसका जो अर्थ है वो और स्पष्ट करने के लिए, उस अर्थ को व्यक्त करने के लिए उसके साथ उसके एक ऑब्जेक्ट की जिसको जरूरत पड़ती है, ऐसी क्रियाओं को इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रियाएं कहते हैं। ऐसी क्रिया जिसे अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, अर्थात जो बिना ऑब्जेक्ट के या ऑब्जेक्ट के बिना अपना अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाती है, ऐसी क्रियाओं को हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। बहुत ही छोटे तरीके से मैंने आपको क्या बोला? सकर्मक, यानी कि स मतलब सहित, कर्म सहित, ऐसी क्रियाएं जिनका प्रयोग कर्म सहित यानी कि ऑब्जेक्ट के साथ कर दिया जाता है, ऐसी क्रियाएं। एग्जाम्पल में कुछ सेंटेंस मैंने यहां पे लिखा है। एक एग्जांपल मैंने दिया है, राम किल्ड अ स्नेक, यानी कि ये पास्ट टेंस है, भूतकाल है। यहां पर कह रहा है किल, यहां पर एक क्रिया है जिसका मतलब होता है मारना। राइट, तो किल्ड यानी कि राम ने मारा। तो क्या है? राम ने एक सांप मारा, यानी राम किल्ड अ स्नेक। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं हमारा मतलब इस चीज से बिल्कुल नहीं है कि ये प्रेजेंट टेंस है कि पास्ट टेंस है। हमारा जो मेन जो पर्पस है यहां पर जो किल जो क्रिया आई है इसके आगे ऑब्जेक्ट आया है कि उसने एक सांप को मारा। यानी आप इस सेंटेंस को अधूरा नहीं छोड़ सकते थे कि राम किल्ड, राम ने मारा। कुछ नहीं, ये सेंटेंस अधूरा है, अशुद्ध है, इसका कोई अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा कि क्या मारा। इसीलिए हमें इस क्रिया के आगे हमेशा जब भी आप किल का प्रयोग करें जरूर उसके आगे कोई ऑब्जेक्ट आएगा कि आखिर क्या मारा उसने। तो राम किल्ड अ स्नेक यानी राम ने एक सांप मारा। कुल मिला के किल जो क्रिया है वो क्या है? अपने आप में एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके आगे ऑब्जेक्ट का आना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं, वी आर मेकिंग टॉयज, यानी कि हम खिलौने बना रहे हैं। ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है जहां पर बोल रहा है कि हम जो है खिलौना बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन क्रिया यहां पर इस्तेमाल हुई है मेक। मेक का मतलब होता है कोई भी चीज बनाना, यानी कि। लेकिन अगर मैं इतना यहां पे इस्तेमाल करता कि वी आर मेकिंग, तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली अशुद्ध है। हम बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं आगे बताना पड़ेगा कि क्या बना रहे हैं। कोई चित्र बना रहे हैं, खिलौने बना रहे हैं, या फिर हम जो है क्या
खाना बना रहे हैं, क्या चीज बना रहे हैं, आगे कुछ ना कुछ बताना पड़ता है। इट मींस जो मेक जो क्रिया है वो आपके एक ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी कि सकर्मक क्रिया है। इसके आगे कर्म ऑब्जेक्ट का आना बहुत जरूरी है। अगला जो इसका है टाइप काइंड, वो जो है आपका वो है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव उल्टा हो गया, देखो इन लगने से अकर्मक, अ मतलब नहीं, हिंदी में अ का मतलब नहीं से होता है, जैसे अनुपस्थित यानी कि जो नहीं है, ओके, उपस्थित जो नहीं है। तो अकर्मक यानी कि ऐसी क्रियाएं जिनके साथ ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, यानी कि ऑब्जेक्ट आ भी गया तो ठीक है, नहीं भी आ गया तो भी चल जाएगा काम। तो देखते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स यानी कि अकर्मक क्रिया। लिखा है अ वर्ब एक ऐसी क्रिया विच डज नॉट रिक्वायर, जिसको जरूरत नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है, एन ऑब्जेक्ट किसी भी एक कर्म की, किस चीज के लिए, टू कंप्लीट इट्स सेंस, एक अपने अर्थ को कंप्लीट पूरा करने के लिए जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, नहीं पड़ती है, ऐसी जो क्रिया है। बट परंतु मेक्स गुड सेंस बाय इटसेल्फ, वह क्रिया स्वयं में अपना अर्थ स्पष्ट करती है, बहुत अच्छा अर्थ जो है व्यक्त कर देती है, ऐसी क्रियाओं के लिए इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब, एक अकर्मक क्रिया कहलाती है। कुल मिलाकर के ऐसी क्रिया जिसे अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, या अर्थात जो क्रिया स्वयं में अपना अर्थ स्पष्ट कर सकती है, ऐसी क्रियाओं को हम अकर्मक क्रिया कहते हैं, या ऐसी क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं, अकर्मक क्रिया कहलाती है। तो कुल मिलाकर के जो वर्ब थी उनको दो भागों में बांट लिया गया। देखते हैं कुछ इसके एग्जांपल। देखिए मैंने सेंटेंस कुछ लिए हैं। फर्स्ट है आपका सीता इज सिंगिंग, सीता गा रही है। ये सेंटेंस अपने आप में पर्याप्त है, कोई जरूरत नहीं बोलने की कि आगे क्या गा रही है, गाना गा रही है, भजन गा रही है, क्या चीज गा रही है, कोई वो नहीं है। अगर इतना भी हमने कहा कि सीता इज सिंगिंग, सीता गा रही है, तो सेंटेंस अपने आप में पर्याप्त है और बिल्कुल स्पष्ट अर्थ व्यक्त करता है। इसलिए यहां पर सिंग जो इस्तेमाल है, सिंगिंग, ये अपने आप में क्या है, एक इंट्रांजिटिव वर्ब है जिसके आगे ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं पड़ रही है। अगर इनके आगे आपने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर दिया तो ठीक है, नहीं भी किया तब भी चल जाएगा, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं हो सकता है। आप अगर ये कहेंगे कि राम किल्ड, गलत है, राम इज किलिंग, गलत है, बोलना पड़ेगा कि राम इज किलिंग, क्या क्या मार रहा है, वो क्या मारा उसने, बताना पड़ेगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, वो है आपका चिल्ड्रन हैव स्लेप्ट, यानी कि बच्चे सो चुके हैं, बच्चे सो गए। आगे कोई जरूरत नहीं बोलने कि कब सोइए, कहां सोइए, कैसे, कोई वो नहीं है, अपने आप में सेंटेंस स्पष्ट जो है अर्थ व्यक्त कर रहा है कि बच्चे सो चुके हैं या बच्चे सो गए हैं। तो यहां पर जो स्लीप जो क्रिया, इसकी थर्ड फॉर्म मैंने इस्तेमाल किया अभी, ये स्लीप जो अपने आप में क्रिया है, सोना, ये अपने आप में एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो कुल मिलाकर के जो वर्ब है उसका मतलब किसी कार्य, किसी काम से है, किसी एक्शन से है, किसी कार्य के होने से है। और जैसे मैंने कहा है कि हर सेंटेंस में आपको दिखेगा कि कोई ना कोई कर्ता कुछ ना कुछ कार्य को तो कर रहा है। तो ऐसे में सेंटेंस को बनाने के लिए हमको इनकी जरूरत जरूर पड़ती है, इसीलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में इनको रखा गया है। तो जहां हमने देखा कि क्रिया जो है क्या होती है, एक किसी न किसी कार्य को व्यक्त करते हैं, वही हमने देखा कि ये जो क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं के तीन रूप होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, लेकिन कई बार हमको फोर्थ एंड फिफ्थ फॉर्म में देखने को मिलता है, जिसमें फोर्थ जो फॉर्म हम कह रहे हैं वो आईएनजी फॉर्म है, जबकि फिफ्थ वाला क्या है आपका एस और ईएस जो है लगा करके बना दिया जाता है। एक और चीज मैंने अभी आपको बताई कि ये जो क्रियाएं हैं जिनके हमने अभी डिस्कस किया, ये जो क्रियाएं हैं इनको दो भागों में बांटा गया है। इंग्लिश ग्रामर में, हिंदी में भी यही सीन है, इंग्लिश ग्रामर में आपको यही चीज देखने को मिलेगी कि इंट्रांजिटिव वर्ब एंड ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव मैंने कहा सकर्मक, ऐसी क्रियाएं जिनके अंत में, जिनके साथ ऑब्जेक्ट का आना बहुत जरूरी है, बिना ऑब्जेक्ट के वो अपना अर्थ स्पष्ट नहीं कर सकती हैं, जैसे कि किल हो सकता है क्रिया, जैसे कि आपका मेक हो सकता है, ओपन हो सकता है, जैसे ओपन द विंडो, ओपन द डोर, आगे बोलना ही पड़ता है, आप सिर्फ ओपन तक ही नहीं छोड़ेंगे इसको, राइट। तो ऐसी क्रिया यानी कि नेक्स्ट आपका इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव अकर्मक, मतलब नहीं, जिनके साथ कर्म की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, यानी कि कुल मिलाकर के वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट सेंस, यानी कि जिनको अपना अर्थ व्यक्त करने के लिए किसी भी तरह के कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत सारे हैं, रीड हो सकता है आपका, गो हो सकता है आपका, प्ले हो सकता है, सिंग हो सकता है,
और आपका स्लीपी स्लीप हो सकता है, स्लीपिंग, ये जो भी क्रिया हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं ये सारी के सारे इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो इस तरह से हमने देखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक सेंटेंस के भीतर जो हमारी क्रियाएं आती है, जो किसी काम की तरफ हमको बताती है, उन क्रियाओं को आगे हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। धीरे धीरे ये सारी चीजें जो ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब है ये हम आगे और अच्छे से समझेंगे। एक और चीज मैं बताऊं, एडवांस लेवल पे आपको वापस फिर से ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव की जरूरत पड़ेगी जब आप एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, क्योंकि एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस जो हमको दिया गया है वो केवल और केवल इसी कारण से है कि ये सकर्मक क्रिया है और ये अकर्मक क्रिया है। क्योंकि इस स्थिति में आप देखेंगे जो इंट्रांजिटिव वर्ब है, अधिकांश जो ऐसी क्रियाएं इंट्रांजिटिव की जिनका की पैसिव वॉइस नहीं बनता है, तो उनको समझने के लिए देखो हमें वर्ब को समझना बहुत ही जरूरी है। ये ना हो कि हम एडवांस लेवल पे चले गए और हमको ये पता ही नहीं कि वर्ब क्या है या फिर वर्ब के कितने टाइप होते हैं, राइट। तो आज की क्लास में हमने जो है क्रियाओं पे डिस्कस किया है और होपफुली कि आपको अब जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं उनमें आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इनकेस अगर कुछ भी ऐसा है तो नेक्स्ट क्लास में आप डिस्कस कर सकते हैं या फिर मेरे को कमेंट में आप जो है पूछ सकते हैं, अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट अगर आपको लगता है तो। और आपकी जो प्रैक्टिस है अपनी प्रैक्टिस को आप बनाए रखिए। नेक्स्ट क्लास में अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो अगला वाला पार्ट है वो है आपका एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, हम इस पर डिस्कस करेंगे, राइट। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है वीडियो को पूरा देखिए और लाइक कीजिए, साथ ही साथ आप शेयर भी कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आगे आने वाली जितनी भी क्लासेस हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर आप लगाएंगे तो बहुत लंबी सीरीज है ये, इनकी ये सारी क्लासेस आपकी जो है स्किप नहीं होंगी, कोई भी वीडियो आपसे स्किप नहीं हो सकती है अगर आपको इसका जो नोटिफिकेशन है अगर टाइम टू टाइम आपको मिल रहा है तो। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इंग्लिश सीखने के लिए हर एक क्लास बहुत जरूरी है। अगर पिछली क्लास आपने नहीं देखी होगी तो आज की क्लास आपको समझ में नहीं आ सकती है, और आएगी तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा डाउट रहेगा, अगली क्लास आपको बिल्कुल दिक्कत रहेगी अगर आपने आज की क्लास मेरी अटेंड नहीं की तो इसलिए हर क्लास को, हर वीडियो को आप बहुत अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए, नोट्स बनाइए, जिससे कि आपको इंग्लिश समझने में बहुत ही आसानी हो जाए। और देखते ही देखते आप देखेंगे विद इन 15 डेज एंड विद इन अ मंथ आप जो है इंग्लिश में काफी कुछ चीजें जिनमें अभी तक आपको लग रहा था कि हमें प्रॉब्लम थी, वो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे और आप एक बिल्कुल जिसको हम कहते हैं शुद्ध जो अंग्रेजी भाषा है आप उसको जान सकते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।